हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज की तारीख 4 मार्च और हमेशा की तरह जैसे हर गुरुवार को परिसर अध्ययन भाग 2 आप लोग पढ़ते हैं, उसी तरह आज भी परिसर अध्ययन भाग 2 हम अभी पढ़ेंगे। बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा आयोजित यह अध्यापन वर्ग जो आप लोगों को रोज चलाया जा रहा है और आप लोग उसका लाभ भी उठा रहे हैं, जिससे आप लोग का अध्ययन कार्य घर में बैठे बैठे भी पूरा हो रहा है। तो आप सभी का, सभी बच्चों, शिक्षकों और बाकी सभी अधिकारी और सभी लोगों का इस अध्यापन वर्ग में मैं सुजाता जायसवाल, संत ककैया मार्ग, हिंदी शाला 1 क्रमांक की शिक्षिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का अध्यापन शुरू करते हैं। जैसा कि बच्चों आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, विषय परिसर अध्ययन भाग 2। आज हम पाठ 16 दक्षिण अभियान और पाठ 17 गढ़ों और नौसेना का प्रबंधन यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा गढ़ों और नौसेना का प्रबंधन किस प्रकार किया गया था उनके राज्यकाल में, यह इस पाठ में हम पढ़ेंगे। और दक्षिण अभियान के अंतर्गत उन्होंने कर्नाटक प्रदेश पर आक्रमण किया, जिंजी का किला जीता, उसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले सप्ताह हम लोगों ने पढ़ा था कि तानाजी मालुसरे, किस प्रकार तानाजी मालुसरे और उदयभान का युद्ध होता है और तानाजी मालुसरे बहुत ही चतुराई के साथ, क्योंकि जो किला जब जीतने वो गए थे, वो किला जीतना इतना आसान नहीं था। शिवाजी महाराज तो स्वयं उस किले को जीतने जाने वाले थे, सिंहगढ़ को, परंतु कोंढाड़ा किला पहले उसका नाम था, बाद में सिंहगढ़ नामकरण किया गया जब तानाजी मालुसरे ने उस किले को जीता। और जैसा कि आप लोगों ने पिछले लेसन में सुना था कि तानाजी मालुसरे अपने बेटे की शादी छोड़कर वह किला जीतने के लिए, शिवाजी महाराज के लिए वह किला जीतने गए थे और अपने भाई के साथ, सूर्यदेव के साथ वह गए थे। इसमें उन्हें जीत भी हासिल हुई, परंतु अंत में उदयभान के साथ युद्ध करते करते वह वीर गति को प्राप्त हो गए थे। यह सुनकर छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी माता और सारी प्रजा को बहुत दुख हुआ था, क्योंकि बाकी सरदारों की तरह यह भी बहुत ही वीर और आक्रामक एक सेना के सरदार थे, सेनापति थे शिवाजी महाराज के, जिन पर शिवाजी महाराज बहुत ही विश्वास करते थे। तानाजी मालुसरे को कोई भी काम दिया हो और वह हुआ ना हो, ऐसा कभी नहीं हुआ था। शिवाजी महाराज बहुत दुखी हुए और तानाजी मालुसरे के नाम पर ही उन्होंने कोंढाड़ा के किले का नाम रखा था, जिसको आज सिंहगढ़ के नाम से जाना जाता है। बाद में शिवाजी महाराज ने ही उनके पुत्र का विवाह करवाया और
उसके बाद विवाह संपन्न होने के बाद अब तानाजी मालुसरे तो नहीं रहे, लेकिन आगे शिवाजी महाराज को बढ़ना था और अपनी प्रजा की रक्षा करनी थी। इसलिए उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाने का फैसला किया। शिवाजी महाराज वैसे तो राजा ही थे, लेकिन अभी औपचारिक तरीके से उनका राज्याभिषेक नहीं हुआ था। उनकी पिता की मृत्यु के बाद वह राज्य कार्यभार संभाल तो रहे थे, परंतु औपचारिकता अभी बाकी थी राज्याभिषेक की। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना राज्याभिषेक का कार्यक्रम कराया जाए, जिससे पूरे भारत के लोगों को और साथ ही साथ भारत के बाहर के देशों में भी यह पता चल जाएगा कि स्वराज की स्थापना हो चुकी है और शिवाजी महाराज उस स्वराज के राजा और छत्रपति हैं। इसलिए उन्होंने राज्याभिषेक का निर्णय लिया। राज्याभिषेक का कार्यक्रम बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा था। कई हजार लोग उस राज्याभिषेक के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। पूरे महाराष्ट्र से, पूरे भारत से और साथ ही साथ कुछ लोगों को बाहर से यानी विदेशों से भी आमंत्रित किया गया था। अंग्रेजों के राजदूत तक उस राज्याभिषेक समारोह में सम्मिलित हुए थे। राज्याभिषेक के लिए पंडित गागा भट्ट को बुलाया गया था, जो काशी के बहुत ही नामचीन पंडित थे। उनके द्वारा राज्याभिषेक का कार्यक्रम यज्ञ हवन पूरा कराया गया। बाद में सप्त गंगा और समुद्र का पानी लाया गया था। यह सारे कार्यक्रम के एक भाग थे। पूजा पाठ संपन्न होने के बाद शिवाजी महाराज को सोने के सिंहासन पर बैठाया गया और उनके सिर पर सोने और हीरे जवाहरात से जड़े हुए मुकुट पहनाए गए। उन्होंने अपनी माता जीजाबाई का आशीर्वाद लिया। माता जीजाबाई के सपने को उन्होंने आज पूरा किया था, इसलिए जीजाबाई बहुत ही खुश थीं। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। इस प्रकार राज्याभिषेक का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। शिवाजी महाराज अपने सिंहासन पर बैठे और उनका पुत्र तथा रानी सोयराबाई उनके आसपास। इस तरह से वह नज़ारा, अद्भुत नज़ारा देखने लायक ही था। यह सन 1674 में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ था। उसके बाद शिवाजी महाराज ने अपना शक चलाया। उसके अंतर्गत उन्होंने अपनी मुद्राएं ढलाई, यह सब भी आप लोग देख चुके हो। अब शिवाजी महाराज ने सोचा कि अपने राज्य को आगे बढ़ाया जाए। राज्याभिषेक का समारोह तो संपन्न हुआ, परंतु यह खुशी बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई थी। यह था पिछले सप्ताह जो हमने पाठ पढ़ा, उसका थोड़ा सा भाग यह हमने अभी देखा। अब आज का पाठ हम शुरू करेंगे, आज का पुनरावर्तन पाठ। लेकिन उससे पहले आज का सुविचार हम देखते हैं। आज का सुविचार भी शिवाजी महाराज के जीवन पर ही है कि जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देना ही धर्म है। ऐसे धर्म का पालन सिर्फ महान लोग ही करते हैं। इसका तात्पर्य, इसका अर्थ यह है कि सभी लोग तो अपने लिए जीते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करते हैं और करना चाहते हैं, परंतु मातृभूमि के लिए बहुत कम ही लोग होते हैं इस दुनिया में जो अपनी मातृभूमि, जहाँ वह पैदा हुए हैं, जहाँ वह पले बड़े हैं, उसके लिए वह कुछ करें। तो उनमें से एक थे शिवाजी महाराज, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। पूरा जीवन वह मुगलों से लड़ते रहे
उस समय अंग्रेजों से भी उनका सामना हुआ, लेकिन अपने स्वराज की रक्षा के लिए वह हमेशा तत्पर रहते थे और उन्होंने महाराष्ट्र में हिंदवी स्वराज की स्थापना की और इस प्रकार उन्होंने अपना जीवन, पूरा जीवन स्वराज को समर्पित कर दिया। तो ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं, तो हमें शिवाजी महाराज से यह भी सीखना चाहिए कि मातृभूमि के लिए भी हमें अपना जीवन न्यौछावर करना चाहिए। जहाँ पर हम पैदा हो रहे हैं, जहाँ पल बढ़ रहे हैं, वो हमारे लिए माता के समान है। तो ये आज का सुविचार था। अब आगे हम पाठ की शुरुआत करते हैं। राज्याभिषेक के पश्चात जब राज्याभिषेक शिवाजी महाराज का हो गया, उसके बाद यह खुशी पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में फैल गई थी। सभी लोग बहुत ही खुशी और सुखी थे, ये सोचकर कि अब उनके पास एक बहुत ही महान कर्तव्यनिष्ठ राजा है। राज्याभिषेक का समारोह संपन्न होने के बाद यह खुशी बहुत अधिक समय तक टिक नहीं पाई, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही महीनों के बाद माँ जीजाबाई चल बसी। 17 जून 1674 को माँ साहेब का देहावसान हो गया था, जो उस समय बहुत ही बड़ा झटका था स्वराज्य के लिए भी और छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए भी, क्योंकि माँ साहेब ही शिवाजी महाराज की सब कुछ थे, सर्वस्व थी। वह उनकी माता ही नहीं, साथ ही साथ वह उनकी गुरु भी थी, उनकी मार्गदर्शक भी थी। तो शिवाजी महाराज को बहुत ही बड़ा झटका लगा जब माँ साहेब का देहांत हो गया, परंतु अब तो और भी बड़ी जिम्मेदारी, जब तक माँ साहेब थी तब तक शिवाजी महाराज उनसे ही सारी बातचीत करके उनका ही मार्गदर्शन लेते थे और अपना राज्यकाल उनके ही मार्गदर्शन से चलाया करते थे। परंतु अब वो जब नहीं है, तो शिवाजी महाराज की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई। उन्हें अपने स्वराज्य को सशक्त भी बनाना था। तो वह बहुत दिनों तक शोक नहीं मना सके और आगे बढ़ने का उन्होंने निश्चय किया। हालांकि माता के जाने का गम और दर्द उनके मन में तो हमेशा ही रहा, लेकिन राज्य को भी व्यवस्थित रूप से चलाना बहुत ही आवश्यक था। तो शिवाजी महाराज ने सोचा कि क्यों ना अपने राज्य का विस्तार किया जाए। जैसा कि महाराष्ट्र के बाजू में कर्नाटक पड़ता है, कर्नाटक प्रदेश, तो शिवाजी महाराज ने सोचा था कि कर्नाटक प्रदेश पर आक्रमण किया जाए और वहाँ के आदिल शाह को हराकर उसे अपने कब्जे में कर लिया जाए, क्योंकि आदिल शाह ही अब पतन पर थी और शिवाजी महाराज को उससे कोई डर नहीं था। लेकिन उत्तर का जो मुगल था, जैसा कि आप सभी लोग को पता है, उत्तर का मुगल अर्थात औरंगजेब, जो हमेशा से शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा शत्रु रहा, उसने शिवाजी महाराज को कैद भी किया कई महीनों तक, लेकिन बहुत ही चतुराई के साथ शिवाजी महाराज उसकी कैद से बाहर निकल आए थे। वह अभी भी हाथ लगाकर बैठा था कि कब मौका मिले और शिवाजी महाराज के राज्य को, उनके स्वराज्य को जीत कर उत्तर में, दक्षिण में भी अपने स्वराज का, अपने राज्य का विस्तार किया जाए, ऐसा औरंगजेब हमेशा सोचते रहता था। हमेशा वह राज्य पर यानी महाराष्ट्र पर आक्रमण भी करता था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता था, क्योंकि शिवाजी महाराज ने भी चारों तरफ अपने मावलों का, अपने सैनिकों का पहरा लगा रखा था। शिवाजी महाराज ने सोचा कि मुगलों के संकट का सामना करने के लिए आवश्यक है कि दक्षिण में भी कोई सुदृढ़ स्थान उनके हाथ में हो। इसलिए उन्होंने दक्षिण के प्रदेश पर कब्जा करने का विचार किया। इस अभियान के लिए शिवाजी महाराज ने गोलकुंडा के कुतुब शाह से सहायता मांगी। कुतुब शाह
शिवाजी महाराज का बहुत अच्छा मित्र था। उसने खुशी खुशी शिवाजी महाराज को अपनी सहायता देना स्वीकार कर लिया। इसके पीछे शिवाजी महाराज का एक और उद्देश्य था। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, ये है वेंकोजी राजे। ये शिवाजी महाराज के सौतेले भाई थे, अर्थात उनकी शिवाजी महाराज की दूसरी माता के पुत्र थे। उनका सौतेला भाई वेंकोजी राजे दक्षिण में तंजौर नामक स्थान है, वह उस जागीर पे अपना हक जमाए बैठा था, जो कि शिवाजी महाराज की पिता की जागीर थी और उसमें शिवाजी महाराज का भी हक था। लेकिन शिवाजी महाराज कभी भी वेंकोजी से अपना हक उन्होंने नहीं मांगा और वह कभी भी वहां पर जाकर उससे लड़ाई या युद्ध उन्होंने नहीं किया। यही नहीं बल्कि स्वराज्य के प्रति वेंकोजी राजे के मन में किसी भी तरह का कोई भी सम्मान नहीं था और ना ही शिवाजी महाराज के प्रति उसके मन में कोई सम्मान नहीं था। उल्टा वह शिवाजी महाराज से हमेशा उपेक्षा की भावना रखता था, यानी जलन की भावना रखता था, और वह देख नहीं सकता था कि शिवाजी महाराज आगे बढ़े या उनका स्वराज आगे बढ़े। तो इस प्रकार से हमेशा हीन भावना उसके मन में शिवाजी महाराज के प्रति रही थी। शिवाजी महाराज गोलकुंडा के लिए निकले, जैसा कि उन्होंने निश्चय किया था कर्नाटक पर आक्रमण करने का। लेकिन वह जाने के पहले कुतुब शाह से मिलना चाहते थे। कुतुब शाह ने उन्हें आमंत्रित किया था, तो वह मिलना चाहते थे। शिवाजी महाराज कर्नाटक जाने के लिए निकले, लेकिन गोलकुंडा के अबुल हसन कुतुब शाह ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। तो कुतुब शाह से मिलने के लिए वह गए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से भव्य उनका स्वागत कुतुब शाह ने किया था। शिवाजी महाराज ने सोचा कि अगर कुतुब शाह से सहायता प्राप्त करनी है तो उसे मिलना ही चाहिए जब उसने आमंत्रित किया है तो। इसलिए शिवाजी महाराज पहले कुतुब शाह की राजधानी में उससे मिलने गए और फिर दक्षिण विजय के लिए आगे बढ़ने की उन्होंने योजना बनाई। गोलकुंडा यह कुतुब शाह की राजधानी थी, जो आप लोग देख रहे हैं गोलकुंडा में है शिवाजी महाराज। कुतुब शाह ने शिवाजी महाराज के स्वागत की बहुत बड़ी तैयारी की। भेंट के लिए विशेष शामियाना अर्थात बहुत बड़ा स्टेज जैसे आप लोग बोल सकते हैं, उस तरह से बनाया गया। शिवाजी महाराज राजधानी में जब दाखिल हुए तो इस प्रकार लोगों ने उनके ऊपर फूल बरसाए। कुतुब शाह ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया था कि उनका मित्र छत्रपति शिवाजी महाराज उनसे मिलने आ रहा है, तो सभी लोग उनका भव्य स्वागत करें। तो शिवाजी महाराज की जब पालकी वहाँ पर आई, शिवाजी महाराज स्वयं हाथी पर बैठकर जब वहाँ पर आए, तो लोगों ने उनका बहुत ही भव्य स्वागत किया। लोग खड़े खड़े उनका दर्शन कर रहे थे। उनके पराक्रम की खबरें पूरे देश में चारों तरफ वैसे भी फैली हुई थी। अफजल खान का वध हो या शाइस्ता खान की दुर्दशा हो या आगरा से निकलना औरंगजेब के हाथों से, उसके चंगुल से जिस प्रकार शिवाजी महाराज अपनी युक्ति लगाकर निकले थे, ये सब बातें सभी को पता थी। इसीलिए सब लोग शिवाजी महाराज का बहुत ही सम्मान करते थे। उनकी वीरता, उनकी आक्रामकता का बहुत ही सभी लोग सम्मान करते थे। इस कारण महाराज वहाँ जब दाखिल हुए, जब वहाँ पर प्रवेश किया उन्होंने, तो उनका बहुत ही भव्य स्वागत हुआ। सभी घरों में से शिवाजी महाराज पर फूल बरसाए गए। जनता का स्वागत स्वीकार करने के बाद शिवाजी महाराज कुतुब शाह के दरबार में गए। कुतुब शाह उनके स्वागत के लिए आगे बढ़े और विशेष रूप से कुतुब शाह ने उनके लिए एक सिंहासन बनवाया अलग से अपने बाजू में ही, क्योंकि कुतुब शाह जिस प्रकार अपने राज्य का राजा था, शिवाजी महाराज भी उसी प्रकार अपने स्वराज्य के राजा थे, छत्रपति थे, तो उन्हें बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, ये कुतुब शाह को अच्छी तरह पता था। इसलिए उसने एक बड़ा सिंहासन बनवाया था और शिवाजी महाराज को अपने बगल में बिठाया और पूरे दरबारियों से परिचय करवाया। इस प्रकार शिवाजी महाराज का उसने भव्य स्वागत किया। अब स्वागत सत्कार के बाद शिवाजी महाराज को आगे बढ़ना था। कुतुब शाह के साथ
मिलकर, उसकी सहायता के साथ ही शिवाजी महाराज को आगे बढ़ना था। शिवाजी महाराज अब जिंजी की तरफ आए, पूर्वी तट पर आए। चेन्नई के दक्षिण में, जो चेन्नई अभी भी राज्य है, उसके दक्षिण में जिंजी का किला है। ये जो किला आप लोग देख रहे हैं, उस किले को जिंजी का किला कहा जाता है। ऊपर की तरफ जो दिखाई दे रहा है और नीचे जो है वो मंदिर है। तो यह किला वहाँ पर चेन्नई के तरफ है, दक्षिण तरफ में। रायगढ़ की तरह ही बहुत ही विशाल था, क्योंकि शिवाजी महाराज ने अपने अपने महाराष्ट्र की तरफ तो, उत्तर तरफ तो रायगढ़ का किला बहुत ही विशाल और समृद्ध बनाया था, लेकिन मुगलों का आक्रमण दक्षिण की तरफ से भी हो सकता था। इसलिए उन्होंने सोचा कि दक्षिण में मुगलों को रोकने के लिए, ताकि स्वराज को कोई हानि ना हो, तो क्यों ना कोई एक बड़ा किला बनाया जाए या जीता जाए। तो यह जिंजी का किला उनकी नज़र में आया कि वह बहुत ही बड़ा और समृद्ध किला है। तो उसे जीतने का प्रयास अगर किया जाएगा और अगर उसे जीत लिया जाएगा, तो यह स्वराज्य के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि वह भी रायगढ़ की तरह बहुत ही बड़ा किला था, जहाँ से दक्षिण की तरफ से अपने राज्य, अपने स्वराज की देखरेख करना आसान था। शिवाजी महाराज ने उस पर घेरा डाला और उससे जीत लिया। जिंजी का किला शिवाजी महाराज ने जीत लिया। अब दक्षिण में स्वराज का एक महत्वपूर्ण केंद्र तैयार हो चुका था। फिर शिवाजी महाराज ने वेल्लोर के किले पर घेरा डाला। वहीं पास में ही, जिंजी के किले के पास में ही वेल्लोर नामक भी एक किला था, जिसे सोचा शिवाजी महाराज ने साथ ही साथ इसे भी जीत लिया जाएगा तो अपना विस्तार हो जाएगा। कई महीने तक घेरा डालने पर भी जब वेल्लोर का किला हाथ में नहीं आया, तो शिवाजी महाराज ने तोपों से वर्षा की, वेल्लोर के किले पर तोपों से वर्षा की और उसे जीता। उन्होंने कर्नाटक में 20 लाख की आय वाला प्रदेश और साथ ही साथ छोटे बड़े बहुत से किले, जिस प्रकार शिवाजी महाराज के पास लगभग 300 किले थे, उसमें से ये सब किले भी उसी में आते हैं। जिंजी के किले के साथ वेल्लोर का किला, साथ ही साथ उन्होंने 20 लाख, मतलब आज से 400-500 साल पहले 20 लाख की आय वाला किला और प्रदेश उन्होंने जीता। और साथ ही साथ बहुत ही छोटे बड़े बहुत से किले शिवाजी महाराज ने जीत लिए। अब जैसा कि आप लोगों ने देखा वेंकोजी राजे के बारे में पहले, कि यह कौन थे, शिवाजी महाराज के सौतेले भाई। वेंकोजी से मिलने का शिवाजी महाराज ने तंजौर में जाकर वेंकोजी से मिलने का उन्होंने निश्चय किया। और उसके पीछे का उद्देश्य यह था कि उन्होंने सोचा कि अकेले स्वराज्य का विस्तार करने से अच्छा है, क्यों ना मैं अपने भाई के साथ मिलकर स्वराज्य का विस्तार करूं। उसकी सहायता के साथ विस्तार करने पर स्वराज्य का और भी लाभ होगा। साथ ही साथ दक्षिण की तरफ, जिस तंजौर में जो वेंकोजी राजे का गढ़ था ही, तो पूरे महाराष्ट्र से लेके दक्षिण तक अपना ही स्वराज्य, अपना राज्य होगा। इस तरह शिवाजी महाराज ने सोचा था और उनका उद्देश्य भी यही था कि वेंकोजी से मिलेंगे तो कुछ सकारात्मक कार्य आगे बढ़ेंगे। तो वह मिलने वेंकोजी राजे से गए। वे अनिच्छा से मिलने वहां पर आए। वेंकोजी राजे शिवाजी महाराज से, जिस तरह से आप लोगों को बताया गया कि वह पसंद नहीं करते थे शिवाजी महाराज को, अपना सौतेला भाई ही मानते थे। शिवाजी महाराज उन्हें अपना सौतेला भाई ना मानकर अपने सगे भाई की तरह उनसे मिलने गए, उनसे मिलने की इच्छा जताई। वेंकोजी राजे उनसे मिलने तो आए, लेकिन बहुत ही उदासी के साथ और अनिच्छा के साथ आए थे। उन्होंने वेंकोजी राजे को समझाने का बहुत प्रयत्न किया। उनका सम्मान भी, जिस तरह से एक राजा का सम्मान किया जाता है, उस तरह से सम्मान पूर्वक शिवाजी महाराज ने अपने पास उन्हें बिठाया। उनसे बहुत बातचीत की अपने पिताजी के बारे में, अपने स्वराज के बारे में, कि हम दोनों एक ही पिता के पुत्र हैं, भले हमारी माताएं अलग है तो क्या, इस तरह से तुम मेरे भाई हो, तो मेरा जो भी स्वराज्य है, जो भी मेरे पास धन संपत्ति है, सब पर तुम्हारा अधिकार है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ स्वराज्य की देख रेख में, उसे आगे बढ़ाने में, उसे समृद्ध करने में मेरा साथ दो। उन्होंने बहुत ही प्रयत्न किया अपने भाई को समझाने का, लेकिन वेंकोजी राजे
नहीं माने। मतलब उनके मन में शिवाजी महाराज के प्रति अब भी कोई सम्मान नहीं आया। कुछ दिनों तक वेंकोजी राजे शिवाजी महाराज के साथ रहे। अब जब वो आए हैं मिलने तो शिवाजी महाराज ने उन्हें रुकने का भी आग्रह किया कि कुछ दिनों तक तुम यहाँ पर रुको, क्योंकि तुम मेरे भाई हो, तो मैं चाहता हूँ तुम यहाँ मेरे साथ कुछ दिनों तक रहो। तो शिवाजी महाराज का यह आग्रह तो उन्होंने स्वीकार किया। अपनी इच्छा ना होते हुए भी वह थोड़े दिनों तक शिवाजी महाराज के साथ रहें। लेकिन एक रात बिना महाराज को कुछ बताए, बिना कहे कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, वह तंजौर चले गए। और फिर इतना ही नहीं, उन्होंने शिवाजी महाराज की सेना पर तंजौर जाने के बाद आक्रमण भी कर दिया। मतलब जो शिवाजी महाराज ने सोचा था कि मेरा भाई है और मेरे साथ मिलकर वह स्वराज्य का कार्य अपने हाथ में लेगा और आगे हम बढ़ेंगे, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। उल्टा तंजौर जाने के बाद अपनी सेना लेकर वेंकोजी राजे ने शिवाजी महाराज की सेना पर आकर आक्रमण कर दिया। शिवाजी महाराज की सेना भी तैयार रहती थी हमेशा। उन्होंने वेंकोजी राजे की सेना को ध्वस्त कर दिया, उन्हें धूल चटा दिया। वेंकोजी राजे हार गए। अपने भाई के व्यवहार से शिवाजी महाराज को तो बहुत दुख हुआ था, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि वेंकोजी राजे इस प्रकार का कोई कार्य करेंगे और इस प्रकार से उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वेंकोजी राजे हारने के बाद भी शिवाजी महाराज ने उनका तिरस्कार नहीं किया। उन्होंने फिर से वेंकोजी राजे को समझाने का प्रयत्न किया, उन्हें कई सारे पत्र लिखे। जिंजी के दक्षिण का कुछ भाग भी, जो जिंजी का किला उन्होंने जीता था, शिवाजी महाराज ने जो जिंजी का किला स्वयं अपने बल पर जीता था, वह उन्हें उपहार स्वरूप भेंट दिया। उनकी पत्नी दीपाबाई, जो वेंकोजी राजे की पत्नी दीपाबाई थी, उन्हें भी स्वराज्य का कर्नाटक का कुछ भाग, कुछ प्रदेश उन्होंने उपहार में दिया। महाराज ने वेंकोजी राजे को पत्र में यह लिखा कि शत्रुओं पर भरोसा मत करो और स्वयं अपना पराक्रम दिखाओ, क्योंकि शत्रु अर्थात मुगलों के साथ मिलकर वेंकोजी राजे ने शिवाजी महाराज की सेना पर आक्रमण किया था। और मुगल हमेशा से शिवाजी महाराज के शत्रु, उनके दुश्मन ही रहे हैं। यह अच्छी तरह वेंकोजी राजे को पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने दुश्मनों का साथ दिया, ना कि अपने भाई का। तो पत्र में शिवाजी महाराज ने वेंकोजी राजे को यह समझाने का प्रयास किया, दुश्मनों पर भरोसा करने से अच्छा है कि अपने भाई पर भरोसा करो और स्वराज्य के कार्य में मेरा हाथ बटाओ। इसके बाद भी वेंकोजी राजे पर कोई असर नहीं हुआ। अब कर्नाटक पर तो शिवाजी महाराज का विजय हो ही चुका था। आदिल शाही को उन्होंने हरा दिया था और कर्नाटक का जिंजी किला, वेल्लोर किला और बहुत सारे प्रदेश उन्होंने जीत लिए थे और अब इस अभियान का अंत हो चुका था। तो शिवाजी महाराज ने सोचा कि जो दूसरा उद्देश्य था, मतलब जो पहला उद्देश्य था उनका कर्नाटक जीतना, जिंजी किला जीतना, वो तो उन्होंने कर लिया। साथ ही साथ उनका जो दूसरा उद्देश्य था कि वेंकोजी राजे से मिलकर वह उनके साथ अच्छा संबंध स्थापित करेंगे, ऐसा तो हुआ नहीं। तो शिवाजी महाराज बहुत ही निराश हुए। पूरा उन्होंने प्रयास किया, कई महीनों तक वो वहाँ रहें, अपने सौतेले भाई को पूरा समझाने का प्रयत्न भी किया, लेकिन जब वो नहीं माने तो निराश होकर शिवाजी महाराज वापस अपने राज्य यानी महाराष्ट्र और अपने राजधानी यानी रायगढ़ लौट आए। तो इस अभियान की थकान शिवाजी महाराज अनुभव कर ही रहे थे कि उन्हें जंजीरा के सिद्दी के विरुद्ध नौसेना अभियान चलाना पड़ा। इसमें अगले पार्ट में हम लोग नौसेना अभियान का देखेंगे कि नौसेना क्या होता है। जंजीरा का सिद्दी जौहर था, उसके विरुद्ध उन्होंने नौसेना अभियान चलाया। इस समय तक शिवाजी महाराज की जो आयु थी लगभग 50 वर्ष की थी। 30-35 वर्ष तक शिवाजी महाराज ने पूरी तरह से 30-35 मतलब लगभग वो 15-20 साल के थे, 15-16 साल के ही थे, तब से शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का कार्य अपने हाथ में ले लिया था, क्योंकि वह
बचपन से ही बहुत ही पराक्रमी योद्धा रहे थे। तो उन्होंने 15-16 वर्ष की उम्र से ही युद्ध करना और स्वराज्य की स्थापना पूरा उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था। तो 30-35 साल तक वह लगभग लड़ते रहे लोगों से, यानी कि मुगलों से युद्ध करते रहे, अलग-अलग अभियान चलाते रहे, जिसमें वह सफल हुए और स्वराज्य, हिंदवी स्वराज्य की उन्होंने स्थापना की। तो 50 साल की आयु के बाद उन्हें तब तक कोई भी कभी विश्राम उन्हें नहीं मिला। लगातार किसी न किसी अभियान पर वह रहते थे। आराम करने का उन्हें कभी मौका नहीं मिला और इस थकान के चलते ही उन्हें बीमारी ने घेर लिया और एक दिन उनकी लगभग 50-52 साल की उम्र में ही शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। 3 अप्रैल 1680 का वह दिन था। 1674 को शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और 3 अप्रैल 1680 के दिन शिवाजी महाराज ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सिर्फ 6 साल तक ही वह छत्रपति राजा बनकर सिंहासन पर रहे और इस दौरान उन्होंने स्वराज्य को एक नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया। स्वराज्य की स्थापना के साथ साथ ही उन्होंने उसका विस्तार भी किया, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। प्रजा का रक्षक तो अब चला गया। अपने जीवन में शिवाजी महाराज ने अनगिनत महान कार्य किए थे। उन्होंने शक्तिशाली शत्रुओं को पराजित किया और साथ ही साथ हिंदवी स्वराज्य की स्थापना उन्होंने की। जो संकल्पना थी, जो उनका सोच था, जो उनका उद्देश्य था उनके जीवन में, वो उन्होंने पूरा किया था। हिंदी स्वराज्य की स्थापना करना, यह बचपन से ही उन्होंने सपना देखा था और यह उनका उद्देश्य उन्होंने पूरा भी किया। संपूर्ण भारत में शिवाजी महाराज के कार्य का, पूरे भारत में, जो यहाँ तक कि बहुत सारे भारत में राजा हुए थे, लेकिन शिवाजी महाराज की तरह कोई भी उनका दूसरा पर्याय नहीं था। जिस प्रकार शिवाजी महाराज ने अपने अकेले के बल पर मुगलों को महाराष्ट्र से हकाल कर हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। अब अगला पार्ट 17 जो है, हम उसका पुनरावर्तन देखेंगे। पाठ का नाम गढ़ों और नौसेना का प्रबंधन। शिवाजी महाराज ने अनेक शत्रुओं पर विजय पाकर स्वराज्य की स्थापना की थी। शिवाजी महाराज का प्रबंधन कौशल, शिवाजी महाराज एक ऐसे महान पुरुष और महान व्यक्ति थे जिनके पास जिसे हम कह सकते हैं सर्वगुण संपन्न थे। वह अनेक तरह के कौशल उनके पास थे। उनकी बुद्धि, जो उनकी युक्ति थी, शक्ति से ज़्यादा युक्ति पर उन्होंने हमेशा भरोसा किया था और उनकी युक्ति जो थी, उनकी बुद्धि हमेशा शक्ति से अधिक ही कार्य करती थी और अपने शक्ति के साथ साथ युक्ति के बल पर ही वह आगे बढ़ते रहे अपने जीवन में। तो इस पाठ में हम लोग शिवाजी महाराज का जो प्रबंधन कौशल है उसे देखेंगे। अब प्रबंधन कौशल किसे कहते हैं, पहले ये जान लेते हैं कि निश्चित लक्ष्य, कोई भी हम इंसान हो, जैसे शिवाजी महाराज ने एक निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक सपना देखा था। तो निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वीकारे हुए कार्य को अनुशासनबद्ध पद्धति से करना प्रबंधन कौशल कहलाता है। यानी कोई कार्य जब निश्चित कर लिया जाए तो उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रबंधन होना, यानी एक प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। उसी प्लानिंग को प्रबंधन कौशल कहा जाता है। शिवाजी महाराज का प्रबंधन कौशल जिस प्रकार उनके द्वारा आजीवन किए गए युद्धों में दिखाई देता था, उसी तरह उनका जो राज्य शासन था उसमें भी दिखाई देता था। तो उसके जो कुछ उदाहरण हैं वो इस पाठ में दिए गए हैं, क्योंकि उनके जीवन के सारे कार्य तो एक किताब में देना संभव नहीं, तो थोड़े मोड़े जो कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण इसमें दिया गया है। गढ़ों का निर्माण शिवाजी महाराज करते थे। उनकी जो युद्ध कला थी या उनका जो युद्ध करने का तरीका था, उसमें गढ़ों का बहुत ही महत्व रहा है। गढ़ों अर्थात किलों का। शिवाजी महाराज ने गढ़ों और किलों की सहायता से ही स्वराज की स्थापना की और स्वराज की रक्षा हमेशा किलों के माध्यम से, यानी किलों पर हमेशा वो अपनी सेना तैनात रखते थे।
यदि कोई आक्रमण करने वाला रहता था, क्योंकि किला बहुत ही ऊंचा होता था, तो ऊंचाई से उनकी सेना आसानी से किसी भी शत्रु को देख सकती थी कि कौन स्वराज्य पर घात लगा रहा है, किसकी बुरी नजर है या कौन आक्रमण करना चाह रहा है। इस तरह वह वहीं पर ध्वस्त कर देती थी। तो यह गढ़ों का बहुत ही महत्व रहा है। शिवकालीन ग्रंथ आज्ञा पत्र, यह रामचंद्र अमात्य द्वारा रचित आज्ञा पत्र है, जिसे शिवकालीन ग्रंथ में देखा गया है। इसमें दुर्गों, गढ़ों का बहुत ही महत्व दिखाया गया है। संपूर्ण राज्य का सार अर्थात दुर्ग इन सटीक शब्दों में बताया गया है। यह रामचंद्र पंत अमात्य हैं। जो अमात्य जैसे शिवाजी महाराज का जो अष्ट प्रधान मंडल था, उसमें अमात्य भी यह एक पद था। जो रामचंद्र पंत अमात्य थे, उन्होंने यह आज्ञा पत्र लिखा था, जिसमें शिवाजी महाराज के प्रबंधन कौशल की पूरी जानकारी विस्तृत रूप से उन्होंने दी थी। उसमें गढ़ों के बारे में बताया था कि किस प्रकार प्रबंधन कौशल में शिवाजी महाराज ने गढ़ों को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया था। स्वराज्य के संरक्षण में गढ़ों का महत्व उनके ध्यान में आता था। इस आज्ञा पत्र के द्वारा शिवाजी महाराज ने वन दुर्ग, गिरी दुर्ग और जल दुर्ग जैसे विभिन्न प्रकार के गढ़ों का निर्माण करवाया था। अब वन दुर्ग, गिरी दुर्ग और जल दुर्ग क्या होता है? वन अर्थात जंगल, जैसे आप लोग जानते हो, मतलब जंगलों में भी उन्होंने गढ़ों का निर्माण किया। गिरी अर्थात बड़े बड़े पर्वत, पहाड़, बड़े ऊंचे पहाड़ों पर भी शिवाजी महाराज ने अपने गढ़, किले स्थापित किए। कुछ किले उन्होंने जीते थे, कुछ किले उन्होंने स्वयं बनवाए थे। तो इस प्रकार शिवाजी महाराज ने जंगल में, पहाड़ों पर और साथ ही साथ जल में, जल अर्थात पानी, जैसे जिंजी का किला जो है वो बीच में, पानी के बीच में था। इसी तरह जंजीरा का किला है, मुरुड का जंजीरा जो है वहाँ पर, यहाँ महाराष्ट्र में है। तो इस प्रकार बहुत से ऐसे भी किले थे जो पानी के बीच में बनाए गए थे, ताकि यदि कोई पानी में भी दुश्मन पानी के द्वारा यानी जहाज के द्वारा भी आ रहा है युद्ध करने या आक्रमण करने स्वराज्य पर, तो उसे भी रोका जा सके। तो इस प्रकार हर जगह शिवाजी महाराज ने किलों का निर्माण कराया। जो जल दुर्ग होते थे उन्हें जंजीरा कहा जाता है। यह आप लोग ध्यान में रखिए। जल दुर्ग अर्थात जो पानी के अंदर जो गढ़ बनाए जाते थे, उस समय जो किले बनाए जाते थे, उन्हें जंजीरा कहते हैं। हीरोजी इंदुलकर और अर्जोजी यादव जैसे विशेषज्ञों द्वारा राजगढ़, प्रतापगढ़, सिंधुदुर्ग आदि नए गढ़ों का निर्माण करवाया गया था। इसी तरह रायगढ़ का नए से निर्माण, मतलब रायगढ़ किला पुराना हो गया था, तो शिवाजी महाराज ने उसका भी नया निर्माण करवाया था। विजयदुर्ग, तोरणा, रांगड़ा, इस तरह से बहुत सारे किले शिवाजी महाराज ने मरम्मत करवाई जो पुराने हो चुके थे। लगभग 300 किले शिवाजी महाराज के पास थे। इतने सारे किले, मतलब महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा किले, उसके साथ ही साथ कुछ किले दक्षिण में, कुछ उत्तर की तरफ। इस तरह शिवाजी महाराज के पास लगभग 300 किले थे। यह है छत्रपति राजा राम। ऐसा माना जाता है कि शिवाजी महाराज के जो छोटे बेटे छत्रपति राजा राम महाराज थे, शिवाजी महाराज के जैसे बड़े बेटे का नाम आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, संभाजी महाराज, जो पिछले पार्ट में हमने देखा, राज्याभिषेक के समय भी वह अपने पिता के साथ थे। लेकिन छत्रपति राजा राम अपने पिता के साथ उस समय नहीं थे। ऐसा माना जाता है कि छत्रपति राजा राम महाराज ने आज्ञा से ही, जो अभी हमने रामचंद्र अमात्य को देखा, इनकी ही छत्रपति राजा राम राज्यकाल में ये थे, वो अमात्य, उनके ही आज्ञा से अमात्य ने यह आज्ञा पत्र लिखा था, शिवकालीन आज्ञा पत्र। और इस ग्रंथ में शिवाजी महाराज की राजनीति का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो इसके साथ ही साथ बच्चों, ये कुछ कार्य आप लोगों को दिया गया था कि छुट्टियों में, मतलब दिवाली की छुट्टी हो या अभी जैसे आप लोगों की जो छुट्टियां आएंगी मई के महीने में, उसमें आप लोग अपने मित्रों की सहायता से किले की प्रतिकृति तैयार करिए। यानी मिट्टी से किला कैसे बनाया जाता है, या आप लोग आजकल तो मोबाइल में, यूट्यूब में सब कुछ दिखाई देता है, आप लोग किले
प्रतिकृति बनाने का प्रयास करिए। उसमें क्या क्या सामग्री रहता है वह देखिए। साथ ही साथ किले कौन से स्थान पे होने चाहिए और उसमें क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, यह आप लोग बनाने का प्रयास करिए। अगर आपके आसपास कोई किला, गढ़ या गुफा है तो वहाँ पर जाकर उसका निरीक्षण करिए। और किले के जो प्रकार हैं, जैसे अभी भी बताया, किले के 3 प्रकार, जल दुर्ग, गिरी दुर्ग और वन दुर्ग, इस तरह से 3 प्रकार शिवाजी महाराज के पास तीनों प्रकार के किले थे। तो यह उनकी जानकारी प्राप्त करिए। अब है गढ़ों का प्रबंधन। गढ़ों का निर्माण कार्य किस प्रकार होता था। आप लोग चित्र में देख रहे हैं कि शिवाजी महाराज एक तरफ खड़े हैं और अपने सेना को कुछ तो वह कुछ सुझाव या सलाह दे रहे हैं। ऊपर की तरफ जो ऊपर दिखाई दे रहा है वह गढ़ है, यानी किला है जो शिवाजी महाराज बनवा रहे हैं। और साथ ही साथ नीचे कुछ बैल और दिखाई दे रहे हैं, कुछ कार्य चल रहा है। तो निर्माण कार्य चल रहा है जो गढ़ बनाने के लिए उस समय पत्थरों के द्वारा बनाया जाता था। तो उसमें पत्थरों को जोड़कर सीमेंट के द्वारा ही जोड़ा जाता था। तो यह कार्य, और पानी नीचे से लाने का कार्य भी कुछ लोग कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर पानी नहीं मिलता, नीचे से पानी लाना पड़ता था और निर्माण कार्य चालू है, जैसे आप लोग देख रहे हैं। तो इस तरह शिवाजी महाराज निर्माण करवा रहे हैं गढ़ों का। गढ़ों की सुनिश्चित संरक्षण व्यवस्था उन्होंने की। प्रत्येक गढ़ पर, जो जैसे ये गढ़ है, जैसे भी जितने भी गढ़ थे शिवाजी महाराज के, जो किले लगभग 300 जो किले बताए जा रहे हैं, हर एक गढ़ पर उन्होंने अपने सरदारों की और अलग अलग पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी। ये उन पदाधिकारियों के नाम हैं। 3 मुख्य पदाधिकारी होते थे। पहला किलेदार, जो किले का मुख्य होता था। दूसरा होता था सबनीस और तीसरा कारखानेस। जैसे कि आप लोग अच्छी तरह देख रहे हैं स्क्रीन पर कि उनके कार्य क्या होते थे। किलेदार जो मुख्य होता था किले का, उसे हवलदार भी कहा जाता था। उसका कार्य होता था किलों और गढ़ों की रक्षा करना और अपना प्रशासन कार्य देखना। पूरे किले पर क्या कार्य हो रहा है वो पूरा प्रशासन चलाना। सबनीस, कारखानीस को आदेश देना। जो नीचे के 2 अधिकारी या जो पदाधिकारी होते थे, जिसे सबनीस कहा जाता है और कारखानीस कहा जाता है, उन्हें आदेश देने का कार्य भी किलेदार का होता था। सरकारी पत्र, हुक्म और आदेश का पालन करना। सरकारी पत्र अर्थात राजा के द्वारा, जो शिवाजी महाराज के द्वारा प्राप्त हुक्म और आदेश थे, उनका पालन करना यह किलेदार का कार्य था। दूसरा स्थान था सबनीस का। गढ़ के आय व्यय का जो हिसाब होता था वह रखना सबनीस का कार्य था। गढ़ पर और गढ़ के नीचे रहने वाली प्रजा से कर वसूल करना, यह भी सबनीस का कार्य था, क्योंकि अगर आय स्वराज्य की नहीं होगी तो व्यय कैसे किया जाएगा। तो उस आय के लिए कर भी वसूला जाता था, जैसे जिसकी हैसियत होती थी उस प्रकार प्रजा से कर वसूला जाता था। और साथ ही साथ पत्र व्यवहार करना, किलेदार के साथ और राजा के साथ पत्र व्यवहार करना, यह सबनीस का कार्य था। मतलब प्रजा का कोई भी जो प्रजा का कोई भी परेशानी हो उसका हल निकालना पत्रों के द्वारा, यह सबनीस का कार्य था। अब है कारखाने। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा था कि कारखाने जो होते थे उस समय, कारखाने किस चीज़ के, तोपों के, युद्ध में बनाए जाने वाली, युद्ध में यूज़ होने वाली, इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों के। तो कारखाने इसका काम था गढ़ पर रहने वाले लोगों के लिए अनाज और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति करना, चाहे वो सेना हो या प्रजा हो, सभी के लिए अनाज और बाकी की वस्तुओं का आपूर्ति करना ये कारखाने का कार्य होता था। युद्ध के समय तोप और बंदूक जो लगती थी उनके जो कारखाने थे वह देख रेख करना, यह भी कारखाने का काम था। गढ़ और उस पर बनी हुई जो इमारतें थी उनका जो रख रखाव था, या अगर वो खराब हो गई है तो उनका मरम्मत करना, यह भी कारखाने का ही काम होता था। अब स्वराज का तोप खाना है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बड़ी बड़ी तोपें रखी हुई है। तो उस समय शिवाजी महाराज के पास बहुत से तोपखाना होते थे, जहाँ पर उनके
तोपें रखी जाती थी। युद्ध के समय इन तोपों का इस्तेमाल होता था। शिवाजी महाराज के समय शत्रुओं से किलों का संरक्षण करने के लिए छोटी बड़ी तोपें बनाई जाती थी। तो बड़े बड़े तोपें हैं, उसके अलावा कुछ छोटी तोपें भी बनाई जाती थी। यह तोपें किलों पर, परकोटों और बुर्जों पर रखी जाती थी, मतलब ऊंचाई पर रखी जाती थी, जिससे उन तोपों को चलाना आसान हो शत्रु का विनाश करने के लिए। पुरंदर, भीमगढ़ जैसे कुछ गढ़ों पर तोप के निर्माण के कारखाने थे। मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक किले पर कारखाने बनाए जाते थे। कुछ ऐसे मुख्य किले थे बड़े, जहाँ पर सामग्री उपलब्ध होती थी तोप बनाने के लिए, तो वहीं पर कारखाने लगाए जाते थे। और वहाँ पर जैसे पुरंदर और भीमगढ़ का जो किला था, वहाँ पर तोपखाने थे, तोप बनाए जाते थे। तोप में लोहा, पीतल, तांबा, यह सब वस्तुएं, यह सब धातुएं लगती थी। और बरसात के दिनों में गढ़ों पर रखी गई तोपों पर जंग ना लगे, क्योंकि यह भी ध्यान रखना पड़ता था कि लोहे से बनी हुई वस्तु है तो उस पर जंग लगेगी ही। तो उस पर जंग ना लगे इसलिए उस पर मोम का लेप लगाया जाता था। मोम अर्थात जो आप मोमबत्ती देखते हो जो घर में हम जलाते हैं, अगर उसको किसी चीज़ पर लगा दिया जाए तो पानी फिसल जाता है। तो उसी तरह से इन तोपों पर और जो हथियार बड़े बड़े होते थे उन पर मोम का लेप लगा कर रखा जाता था, क्योंकि ये खुले में होती थी, इनके ऊपर कोई छत तो होता नहीं था ऊपर रखने के कारण। तो उनको पानी, मतलब बारिश के दिनों में बहुत ही पानी उनके ऊपर पड़ता था, तो जंग लगने की पूरी संभावना होती थी। और जंग अगर लग गई तो तोप काम नहीं करेगा, वह किसी मतलब कार्य का नहीं रह जाएगा, वो चला नहीं सकते हम, जंग लग गई तो। इसलिए उस पर मोम की परत चढ़ाई जाती थी। शत्रुओं पर चोट अथवा आघात करने के लिए तोपों में लोहे, पत्थर और कुलुप के गोले, कुलुप का गोला जिसे छर्रा कहा जाता है, उसमें शीशे के छर्रे होते थे, उसका उपयोग करते थे। मतलब ये तो तोप है, तोप के अंदर जो बारूद भरी जाती थी उसमें ये सब चीज़ों का, छोटे छोटे लोहे और शीशे का भी उपयोग किया जाता था। और वो जब तोप चलाई जाती थी तो वह बारूद उस तोप से निकल के बहुत दूर तक हमला करती थी। इन तोपों को चलाने के लिए स्फोटक बारूद का इस्तेमाल किया जाता था। पीछे से बारूद लगाए जाते थे और आगे ये लोहे के छर्रे गोल गोल और शीशे के छर्रे भरे जाते थे। पीछे की तरफ बारूद भरकर उसमें जब आग लगाते थे तो जब वाष्प पैदा होती है अंदर, उसके द्वारा ही बहुत जोर से आघात होता था और बहुत दूर तक इसका निशाना लगता था। तो इस प्रकार स्वराज्य के लिए तोप खाने बनाए गए थे। यह भी एक प्रकार का तोप है, बड़ा तोप जो दिखाई दे रहा है, काफ़ी दूर तक युद्ध करने वाला यह तोप था। अब है नौसेना कि नौसेना क्या होती है। युद्धपोतों के जो दल होते हैं उन्हें नौसेना कहते हैं। अब युद्धपोत क्या होता है? युद्धपोत अर्थात जो आप लोग यहाँ पे छोटे से चित्र में देख रहे हैं, पानी वाला जहाज। तो पानी वाले जहाज में भी सेना की टुकड़ियाँ होती थी, तो उसे ही युद्धपोत या नौसेना कहा जाता था। अंग्रेज, पुर्तगाली, सिद्दी, डच सभी के पास नौसेनाएं थी। शिवाजी महाराज को लगा कि जमीन पर तो अपनी सेना उन्होंने पूरे अपने सेना को बढ़ावा दे ही रखा था, सभी जगह सेना तैनात थी। तो और जो अंग्रेज थे, पुर्तगाली थे, सिद्दी, डच, वह हमेशा समुद्री मार्ग के द्वारा ही भारत पर आक्रमण करते थे, तो वह अपने जहाज से ही आते थे। तो यह बात शिवाजी महाराज के ध्यान में आई, तो उन्हें लगा कि हमारे पास भी नौसेना होनी चाहिए जो समुद्र में ही उनसे युद्ध कर सके। इनमें से कुछ लोग समुद्री तट से जाकर गांव में लूटपाट भी करते थे। जो पुर्तगाली, डच और सिद्दी वहां से आते थे, वह अपने महाराष्ट्र के गांव में जाकर घुसकर वहां लूटपाट करते थे, लोगों को कष्ट पहुंचाते थे। इससे लोग बहुत ही त्रस्त थे। तो शिवाजी महाराज ने सोचा कि अपनी नौसेना बनानी चाहिए। शिवाजी महाराज ने छोटे बड़े जलपोत और नौकाएं बनवाई, उसके लिए कारखाने खोले गए। सागर में बने पुराने जलदुर्ग जीतकर वे अपने नियंत्रण में उन्होंने कर लिया। कुछ ऐसे जलदुर्ग थे, जो दुर्ग अर्थात किले थे, जो समुद्र में पहले से बने हुए थे, तो उनका देख रेख करने वाला कोई नहीं था, तो उसे आसानी से जीतकर शिवाजी महाराज ने अपने अंतर्गत कर लिया। स्वर्ण दुर्ग और विजय दुर्ग
जैसे दल जल दुर्गों की उन्होंने मरम्मत करवाई। शिवाजी महाराज ने मालवण के समीप यह शिवाजी महाराज की नौसेना है जिसका वो निरीक्षण कर रहे हैं। मालवण के समीप कुरटे द्वीप पर सिंधु दुर्ग नामक नया जल दुर्ग का उन्होंने निर्माण करवाया। इसी तरह मुंबई के निकट खांदेरी गढ़ का उन्होंने निर्माण कराया। अपने मुंबई के समुद्र के निकट खांदेरी नामक एक जगह है, वहाँ पर उन्होंने किले का निर्माण करवाया। स्वराज्य की नौसेना में कोली, भंडारी, आगरी जैसे विभिन्न जातियों के लोग होते थे। इसी कालखंड में दौलत खान, मायनाक भंडारी, लाय पाटिल, दरिया सारंग, तुकोजी, आंग्रे जैसे अनुभवी नौसेना जो युद्ध करते थे, नौसैनिक वह थे। उन्होंने इसी समय में अपनी ख्याति प्राप्त की थी। मराठों की नौसेना के कारण अंग्रेज, पुर्तगाली, सिद्दी और डच जैसे समुद्री शत्रु उनसे अब भयभीत होने लगे। शिवाजी महाराज ने जब अपनी नौसेना का प्रबंधन किया, अपनी नौसेना बनाई, तो दौलत खान, भंडारी, पाटिल, दरिया सारंग ऐसे बहुत से वीर योद्धा जो नौसैनिक थे, वह नौसेना युद्ध करने में यानी समुद्री युद्ध करने में बहुत ही कुशल थे। अब उनसे अंग्रेज, पुर्तगाली सभी डरने लगे थे। परिणाम स्वरूप शत्रुओं से स्वराज को जो हानि पहुंचती थी, अब वह कम हो गई थी। शिवाजी महाराज ने स्वतंत्र नौसेना का निर्माण कर उसके बल पर अपनी सागरीय सीमा निश्चित कर दी और तटीय क्षेत्र पर अपना स्वामित्व उन्होंने स्थापित कर लिया। साथ ही अपने सागरी तट को सुरक्षित कर लिया। शिवाजी महाराज ने अपनी सागरी सेना यानी नौसेना को सुरक्षित किया और बहुत बड़ी सेना उन्होंने बनाई और तट पर अब कोई भी आकर आक्रमण नहीं कर सकता था। इस प्रकार शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का जनक भी माना जाता है। मतलब शिवाजी महाराज ही पहले राजा थे पूरे भारतवर्ष में। उसके पहले किसी भी राजा ने नौसेना यानी समुद्र के अंदर या पानी के अंदर किसी तरह की सेना का निर्माण नहीं किया था। शिवाजी महाराज जी पहले राजा थे जिन्होंने अपनी नौसेना का निर्माण किया अपने स्वराज्य की रक्षा के लिए। तो इस प्रकार शिवाजी महाराज को भारत के नौसेना का जनक माना जाता है। अभी ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये बहिर्जी नायक का है। इनकी विशेषता यह थी, ये गुप्तचर विभाग के प्रमुख थे। शिवाजी महाराज के जो बहिर्जी नायक थे यह गुप्तचर विभाग के प्रमुख थे और यह इन्हें एक तरह से बहिर्जी नायक को ये कहा जाता था कि स्वांग रचते थे वो। मतलब बहिर्जी नायक अलग अलग रूप में अलग अलग जगह पर जाकर गुप्त सूचनाएं शिवाजी महाराज के लिए लेकर आते थे। बहिर्जी नायक द्वारा लाई गई अचूक जानकारी हमेशा शिवाजी महाराज के लिए उपयोगी सिद्ध होती थी। शिवाजी महाराज द्वारा चलाए गए सूरत अभियान जैसे कार्यों को बहिर्जी नायक द्वारा ही सफलता प्राप्त हुई थी। सूरत अभियान अर्थात शिवाजी महाराज ने जब सूरत पर आक्रमण करके वहाँ पर अपने प्रदेश को जब जीता था, सूरत पर, क्योंकि सूरत बहुत ही बड़ा व्यापारिक केंद्र था। पिछले पार्ट में हमने ये देखा था। शिवाजी महाराज की गुप्तचर गोपनीय ढंग से शत्रु के दल में प्रवेश कर शत्रु पक्ष की छोटी से छोटी हरकत की जानकारी प्राप्त कर लेते थे और बाद में उन शत्रु पर आक्रमण करना इसके द्वारा ही बहुत ही आसान हो जाता था और उस वजह से शिवाजी महाराज आक्रमण की योजना भी बना पाते थे। छापामार युद्ध प्रणाली, ये शिवाजी महाराज की एक युद्ध प्रणाली थी। छापामार यानी कि जब शत्रु किसी बिल्कुल शत्रु एकदम ये रिलैक्स रहे, जब आराम से रहे, उसे बिल्कुल ना लगे कि किसी प्रकार का आक्रमण उसके ऊपर होने वाला है, उस समय आक्रमण करना। छापामार युद्ध प्रणाली में अपनी सुविधा और अनुकूल समय में शत्रु पर अचानक आक्रमण करना, इसे ही छापामार पद्धति कहते हैं। शत्रु जब तक संभले उसके पहले ही उसे ध्वस्त कर देना, तब तक सेना का सुरक्षित स्थान पर पहुंचना जैसी नीतियां इसमें समाविष्ट थी। इस प्रणाली का अनुसरण करते समय शिवाजी महाराज को सह्याद्री पर्वत श्रेणियों के घने जंगलों, पर्वतीय किलों और सामान्य लोगों के समर्थन का सहयोग भी प्राप्त हुआ था। छापामार पद्धति, जिस तरह से नाम ही है कि छापामार यानी अचानक से आक्रमण करना, तो उसके लिए छुपने की जरूरत पड़ती थी। मतलब छुपने का कोई स्थान चाहिए रहता था। तो छुपने के लिए
बड़ी बड़ी पर्वत श्रेणियाँ या बड़े बड़े जंगल उस समय उपयोग में लाए जाते थे। तो जो पर्वत श्रेणियों के आसपास की जो प्रजा थी उनका सहयोग और उनका समर्थन होना बहुत ही आवश्यक होता था। तो जंगलों और पर्वत श्रेणियों के आसपास रहने वाले लोगों से समर्थन प्राप्त करके ही शिवाजी महाराज ये छापामार पद्धति का अवलोकन करते थे और इस पद्धति के द्वारा, इस युद्ध कला के द्वारा उन्होंने बहुत से युद्ध जीते थे। और इस तरह से शिवाजी महाराज ने अपनी नौसेना का प्रबंधन किया और साथ ही साथ अपने स्वराज्य की विस्तार भी उन्होंने किया। और जो बहिर्जी नायक है उनका बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा है। बहुरूपिया नाम से बहिर्जी नायक को जाना जाता था। तो यह इस पाठ में हमने देखा। साथ ही साथ इस पाठ में एक दो बातें और भी हैं कि शिवाजी महाराज जब भी युद्ध करते थे तो उन्होंने कभी भी किसी मंदिर मस्जिद को उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया। साथ ही साथ वह स्त्रियों का और बच्चों का बहुत ही सम्मान करते थे। उनकी सेना को उन्होंने पूरी तरह से निर्देश दे रखा था कि कभी भी किसी स्त्री के ऊपर किसी तरह का कोई आक्रमण नहीं किया जाएगा और उनकी सेना भी उनके आदेशों का पालन करती थी। तो यह इस पाठ का हमने पुनरावर्तन देखा। तो आप लोगों ने फिर से अब दोबारा ये पाठ पढ़ा है तो अच्छी तरह से और भी अच्छी तरह से पाठ समझ आ गया होगा। तो अब इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर हम देख लेते हैं। तो जिन बच्चों को प्रश्नों के उत्तर आएंगे वह देने का प्रयास करें। पहला प्रश्न, छत्रपति राजाराम की आज्ञा से किन्होंने आज्ञा पत्र लिखा था? उनका नाम क्या था जो हमने इस पाठ में देखा? बताने का प्रयास करिए आप लोग, जिसे भी उत्तर आता है। टीचर मैं बोलो? हाँ बोलो। राम राजा राम की आज्ञा से रामचंद्र पंत ने आज्ञा पत्र लिखा। वेरी गुड। छत्रपति राजाराम की आज्ञा से रामचंद्र पंत ने अमात्य जो थे उन्होंने आज्ञा पत्र लिखा था। जल दुर्गों को और क्या कहा जाता था? जल दुर्गों को जंजीरा भी कहा जाता था। वेरी गुड। जो जल दुर्ग थे यानी जो समुद्र या नदियों के बीच में जो बनाया जाता था किला, उसे जंजीरा भी कहा जाता था। अगला है, तोपे किन धातुओं से बनाई जाती थी? जो तोपे अभी हमने देखा उसमें कौन कौन से धातु का प्रयोग किया जाता था? लोहा, पीतल, तांबा आदि धातुओं से बनाई जाती है। वेरी गुड। जो तोपे थी वह लोहा, जो अलग अलग तरह के धातुएं होती थी, तांबा पीतल, उससे बनाई जाती थी और उनके अंदर शीशे और लोहे के छोटे छोटे छर्रे भरे जाते थे और बारूद के द्वारा आग चलाया जाता। आखिरी प्रश्न इस पाठ का, नौसेना के दल को क्या कहते थे? नौसेना के दल को युद्धपोतों के दल को नौसेना कहते थे, कहते हैं। वेरी गुड। तो इस पाठ का जो पुनरावर्तन है वो यहाँ पर समाप्त होता है। बच्चों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के अध्यापन वर्ग में जुड़ने के लिए। आप लोगों को और भी कोई प्रश्न पूछना हो या शिवाजी महाराज के बारे में या उनकी नौसेना के बारे में, उनके और भी स्वराज के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो टीचर। तो ये पाठ सभी लोगों को अच्छी तरह से अगर समझ में आ गया है तो इस पाठ से संबंधित प्रश्न है खत्म हो गया और नहीं पूछ सकती है। कोई भी जानकारी आप लोग को चाहिए होगी तो आप लोग, अगर कोई प्रश्न मन में रहता है
तो उसे लिख कर रखो। जैसे अगर आप लोग को अभी नहीं समझ आ रहा है क्या पूछना है तो आप लोग लिख कर रख सकते हैं, और जब अपना अगला यानी अगले गुरुवार को जब अपना लेसन होगा उस समय भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो अब परीक्षा का समय जैसे कि नज़दीक आ गया है, जो वार्षिक परीक्षा अपनी होती है वह होने वाली है। तो अब वार्षिक परीक्षा के लिए आप लोग को पूरी तरह से तैयारी करनी है, और लगभग इस मतलब अपने पुस्तक के आधे भाग का इसमें पाठ में पूरे 18 पाठ है। तो लगभग 9 पाठ पहले आए थे, तो 10वें पाठ से 10वां पाठ था दर्रे में घमासान युद्ध, तो वहाँ से ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो 10वें से लेके 18वां पाठ, यह सारे पाठों के प्रश्न उत्तर आप लोगों को तैयारी करनी है वार्षिक परीक्षा के लिए। अब अगला जो हमारा लेसन रहेगा सिर्फ एक पाठ ही पुनरावर्तन का रह गया है, तो वह पुनरावर्तन लेंगे हम। उसके बाद उसके अगले लेसन में हम शुरू से लेके यानी पाठ 10वें से लेके अब तक के सारे पाठों के प्रश्न उत्तर के ही पुनरावर्तन करेंगे। अलग अलग जो प्रश्न हैं वह देखेंगे, उनके उत्तरों को आप लोग को बताना रहेगा। तो आप लोग तैयारी करके रखिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो पाठ पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उसी के उत्तर देने हैं। जो पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं उनके भी उत्तर आप लोगों को अच्छी तरह से याद होने चाहिए। ठीक है बच्चों? तो अब कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? जैसे है तो हैंड रेज कर सकता है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज आप लोग करो, सर आप लोग को अनम्यूट करेंगे और आप लोग प्रश्न पूछ सकते हो।